बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इनपुट मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर you would be able to understand the following learning objectives. At the start, we discussed some basic concepts related to the input data analysis. Then you would be able to learn the which random variables do we use as an inputs in the simulation model, and then finally we will be able to learn the 4 steps of input models development, like how you can collect the data from the real system, how you can identify the probability distribution that actually represent the input modeling process, and then how you choose the parameters of that specified distribution, and finally how you can perform the goodness of fit test for evaluating the chosen distributions and parameters. Let's start the video. So we know that our flow charts at the start हमने अपने डाटा का फ्लो चार्ट जो है वो ड्रा कर लिया है और हमें एक गुड आइडिया है हमारे प्रोसेसेस का, हमारे कस्टमर का, जो हमारे सिस्टम के अंदर मूव अलोन करते हैं. So you have been even program your model in your favorite simulation language. So at the start जो हमारा सिस्टम है जिसकी हमने सिमुलेशन परफॉर्म करनी है उसका फ्लो चार्ट ड्रा कर लिया हमने और उसके प्रोसेसेस और उसके कस्टमर का हमें डिटेल नॉलेज एंड नो हाउ जो है वो हमें इन्फॉर्म है और हमने उस नॉलेज को यूज़ करते हुए सिमुलेशन लैंग्वेज के अंदर उस मॉडल को प्रोग्राम कर लिया है. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी जो सिमुलेशन के लिए इनपुट एनालिसिस के लिए डाटा चाहिए वो हमने किस तरह से उसके अंदर फीड करना है, ऐड करना है. सो इन दैट केस वी हैव टू डेवलप द गुड इंट्यूशन फॉर चूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन that takes some time and experience. So, but a few simple principles are useful in many settings. Like, it's important to see beyond the mathematical notation and to understand that every distribution is tell a story. So our goal is to find the distribution that tells the story you want. So input analysis एक बहुत important point है किसी भी सिमुलेशन स्टडी के अंदर अपने मॉडल को सक्सेसफुली रन करने के लिए. सो जब आपको अपने मॉडल का, अपने प्रोसेसेस का आइडिया है और आपने उसको मॉडल कर लिया है सिमुलेशन के अंदर, तो जो डाटा आपने इनपुट एनालिसिस के लिए ऐड करना है वो आप किस तरह से चूज़ करेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी. प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस इनपुट एनालिसिस पे हो रहा है कि हम किस तरह से अपनी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर मॉडलिंग पर्पस ऑफ सिमुलेशन. और हर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक स्टोरी को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही होती है. लाइक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम लेटर बिट इनकी समरी को भी इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे. So the input models actually provide the driving force for the simulation model, as the quality of output is no better than the quality of input. अगर हमारी इनपुट्स की क्वालिटी बेहतर होगी तो हमारे आउटपुट्स की क्वालिटी भी बेहतर होगी. सो द गोल है हमारा इनपुट एनालिसिस में दैट इज टू यूज द रैंडम वेरिएबल्स इन द सिमुलेशन that adequately approximate what's going on in the real world. तो जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड सिस्टम के अंदर हैपन हो रहा है उसी को अप्रोक्सीमेट करना है हमने सिमुलेशन के अंदर यूजिंग द बेस्ट यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल इंटर अराइवल टाइम्स, सर्विस टाइम, ब्रेकडाउन टाइम, ये डिफरेंट एग्जांपल हैं हमारे रैंडम वेरिएबल्स की. सो ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं ये कोई एयर्स में से नहीं आ जाएंगे, आपको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं एक्यूरेटली सो डैट कि आपकी सिमुलेशन स्टडी जो है वो एक्यूरेटली परफॉर्म हो सके. सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इफ यू स्पेसिफाई द
इम्प्रॉपर रैंडम वेरिएबल, अगर आप इम्प्रॉपर रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे देन your result would be ditto like garbage in garbage out, so which can actually ruin your entire model and invalidate any results you obtain. So it's the really important point, आपने random variables को प्रॉपरली स्पेसिफाई करना है, अदरवाइज आपकी सिमुलेशन स्टडी के कंप्लीट जो रिजल्ट्स हैं, जो आपकी एफर्ट्स हैं, वो वेस्ट हो जाएंगी। फॉर इंस्टेंट हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल यूज़ करते हैं, लाइक यू कैन थिंक अबाउट द इंटर अराइवल टाइम्स। सो रिलेटेड टू द इंटर अराइवल टाइम्स कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके माइंड में आ सकते हैं, लाइक इंटर अराइवल टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेबल डिस्ट्रीब्यूटेड है, या स्टेशनरी अराइवल्स हैं, या इंडिपेंडेंट है। तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे ड्यूरिंग द इंटर अराइवल टाइम्स हम सोच सकते हैं, हमारे माइंड में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ़ यू थिंक दे आर कांस्टेंट बट दे आर एक्चुअली एक्सपोनेंशियल। अगर आप ये थिंक करें कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपके इंटर अराइवल टाइम की, वो कांस्टेंट है, सो यू मे नेवर सी अ लाइन फ्रॉम लाइट। अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंटर अराइवल टाइम की वो कांस्टेंट होगी, लाइक ऑन एवरेज यू कैन से कंफर्म है कि हर 2 मिनट्स के बाद एंटिटीज जो है वो सिस्टम में आएगी, और हमारा लेट से सर्विस टाइम जो है वो 2.5 मिनट्स है, या लेट से 1.5 मिनट्स है, या 2 मिनट्स है। सो क्या होगा, हमारी लाइन जो है वो कभी भी सीन नहीं हो रही एज क्यू लाइन जो है वो हमारी बिल्ड नहीं हो रही सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हमारा इंटर अराइवल टाइम कांस्टेंट है। बट व्हाट इफ यू थिंक द अराइवल रेट स्टे कांस्टेंट ओवर द डे बट इट डजंट। अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जो अराइवल रेट है वो कांस्टेंट है कंप्लीट डे के लिए, बट इट डजेंट मीन कि वो कंप्लीट डे के लिए वो कांस्टेंट हो। लेट्स से कि वो 12 से 1 PM के दरमियान कांस्टेंट हो, 1 से 2 के दरमियान नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है, नॉन स्टेशनरी भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द डाटा। सो व्हाट इफ यू correctly model the inter-arrival as exponential, व्हाट डू यू थिंक कि आपका डाटा जो है इंटर अराइवल टाइम का वो एक्सपोनेंशियल है, और आपने एक्सपोनेंशियल ही रिपोर्ट किया है, लेकिन जो अराइवल रेट आपने फाइंड किया वो गलत है। सो ऑल दीज एफर्ट्स एक्चुअली रिजल्ट्स द बैड मॉडल्स, जिससे आपकी एफर्ट जो है वो ज़ाया हो सकती है। इसी एग्जांपल अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स बात करें, लाइक लेट्स से कि हमारे पास एक क्वीन सिस्टम है और जिसका सर्विस टाइम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज 10 मिनट्स। एंड व्हाट इफ द सिमुलेशन अज्यूम, लेट्स से कि सिमुलेशन अज्यूम करती है कि हमारा इंटर अराइवल टाइम जो है वो कांस्टेंट है विद मीन ऑफ 12 मिनट्स, बट एक्चुअली जो है हमारा सिस्टम एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन ऑफ 12 मिनट्स। सो क्या इशू होगा कि हमारी सिमुलेशन के अंदर जो ट्यू लेंथ है, जो ट्यू लाइन है, वो एक्चुअली अटर नहीं हो रही, हमें वो देखने को नहीं मिलेगी अगर हम गलत इंटरवल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिपोर्ट करेंगे हमारे सिमुलेशन मॉडल्स में। तो जब हम वैलिडेट करने जाएंगे तो हमारा मॉडल जो है वो वैलिडेट नहीं होगा। सो व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए? सो देयर इज एक्चुअली हाई लेवल गेम प्लान। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट डाटा फॉर एनालिसिस। आप तो डाटा कलेक्ट करें एनालिसिस पर्पज़ के लिए। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने डिटरमाइन करना है या एस्टिमेट करना है अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशंस को, लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरिएंस। लाइक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप स्पेसिफाई करेंगे उसके पैरामीटर्स भी आपको साथ में फाइंड आउट करने हैं। एंड देन आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट कंडक्ट करना है टू अप्रोक्सीमेट द थिंग्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने सेलेक्ट की है वो करेक्ट उस डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। और यही स्टेप्स जो है हमने इस लेक्चर के अंदर एक्चुअली परफॉर्म करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाटा कलेक्शन। Selecting a distribution with no data availability. So in many cases data जो है सिमुलेशन स्टडी के अंदर कैरी आउट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता।
और इसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा की नॉन एग्जिस्टेंस की कुछ रीजंस जो हैं वो ये हो सकती हैं कि आप एक ओपन करना चाह रहे हैं मैकडोनल्ड लेट्स से रेस्टोरेंट इन अ फॉरेन कंट्री, and actually you are planning to open a McDonald's restaurant in a foreign country and that has no McDonald's yet, और वहाँ पे McDonald's जो है पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो यू वांट टू नो एक्चुअली हाउ मैनी कैशियर लाइंस टू ऑपरेट, तो यू आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमें कितने कैशियर्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं ऑपरेट करने के लिए मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज को। और यू माइट वांट टू सिमुलेट द प्रोसेस ऑफ अराइवल्स एंड डिमांड, आप अराइवल्स और डिमांड को भी प्रोसेस करना चाह रहे हैं, सिमुलेट करना चाह रहे हैं। बट द थिंग इज वेयर यू कैन द गेट द डाटा, आप डाटा कहाँ से लेंगे। सो measuring द अराइवल्स एंड डिमांड एट सम एग्जिस्टिंग मैकडोनल्ड्स इज अनलाइकली टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन यू वांट। तो जो डाटा आपका अराइवल्स और डिमांड का आपको रिक्वायर्ड है एट सम एग्जिस्टिंग मैकडोनल्ड, अगर पहले से कोई मैकडोनल्ड किसी अदर कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा है, इज़ अनलाइकली वो आपको एज सच वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। अदर फैक्टर कॉस्ट का हो सकता है, लाइक आपने जो सिमुलेशन स्टडी रन करनी है उसके लिए जो सैम्पलिंग आपने करनी है, कॉस्ट उसके साथ एसोसिएटेड है। सो देर आर मैनी काइंड ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सैम्पलिंग। सो कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से डाटा की कलेक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है। सो लाइक इन सम केस टाइम फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है फॉर डाटा कलेक्शन। और समटाइम क्या होता है कि आपकी स्टडी ऑब्सलीट हो जाती है क्योंकि डाटा कलेक्शन में आपका मेजर चंक जो है सिमुलेशन स्टडी के अंदर लाई कर रहा होता है। एंड इन सम अदर केसेस फिजिकल प्रोसेस मेजरमेंट, लाइक फिजिकल प्रोसेस ऐसा है इटसेल्फ वो एक्सपेंसिव है कि उसकी डाटा को कलेक्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है। सम लीगल बैरियर्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉन डाटा की अवेलेबिलिटी के लिए, लाइक इफ़ यू वांट टू सिमुलेट अ कंपेटिटर ऑपरेशंस लाइक लिमिटेड और असेस टू द टास्क टाइम एंड द डिमांड डाटा, आपके पास लिमिटेड असेस है टास्क टाइम की या डिमांड डाटा की। सो लीगल बैरियर्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे यूनियन की एग्रीमेंट जो है वो एक फैक्टर हो सकती है आपकी डाटा की नॉन अवेलेबिलिटी की। So, in the absence of data, we should try to combine the opinions of those that are actually involved in operations with informed modeling judgment. And usually, it's easier to elite a subjective range of values than a mean or variance. So, in that case, आप subjective range of values जो है वो लेके चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम assumption बनाएं द रेंज ऑफ correspond to plus or minus 3 standard deviation, it can be estimate a variance. So 3 standard deviation plus minus 3 standard deviation की assumption को यूज करते हुए हम estimate कर सकते हैं variance को और supplement likely a range of values with consideration of shape and tails, फॉर एग्जाम्पल अराइव एट अ मीनिंगफुल मॉडल। तो जो शेप और टेल्स होगी आपके डाटा की, जो सब्जेक्टिव डाटा की शेप और टेल है उसकी बेसिस पे हम अपने मॉडल की कुछ मीनिंगफुल इंसाइट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक हिस्टोग्राम है और नॉट इंडिविजुअल वैल्यूज़, हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं है, हमारे पास एक हिस्टोग्राम है जो हमने सपोज किया हुआ है अपने डाटा के लिए। सो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ हिस्टोग्राम वी माइट चूज दैट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू फिट द डाटा। हम अज्यूम कर सकते हैं कि डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी मीन वैल्यू जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर में लाई करती है, दैट इज 20। लाइक वी कैन से कि हमारी जो रेंज है वो 14 से 26 है, तो इसकी मीन वैल्यू जो है वो हमारे पास 20 हो रही है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो रफ कैलकुलेशन की बेसिस पे हम किसी हद तक स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारा डाटा सेट जो है वो लाई कर रहा है 14 to 26 डाटा वैल्यूज के दौरान, एंड फ्रॉम लिटरेचर
we know that the three standard deviation थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन जो है या थ्री सिग्मा लेवल जो है उसके अंदर जो हमारी वैल्यूज लाइट आ रही होती है डाटा वैल्यू दैट इज एक्चुअली 99.7%। लाइक अगर ये मेरे पास मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे पास 1 सिग्मा है, ये मेरे पास 2 सिग्मा है और ये मेरे पास 3 सिग्मा है, ये मेरे पास -1 सिग्मा है, -2 सिग्मा है और -3 सिग्मा है। टोटल डाटा वैल्यूज जो मेरी इस थ्री सिग्मा लाइट थ्री स्टैंडर्ड एविएशन के अंदर लाइट आ रही है दैट इज एक्चुअली 99.7% अकॉर्डिंग टू लिटरेचर। सो अगर हम इसकी रेंज कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 12 है, दैट इज 26 माइनस 14 और ये मेरे पास मीन वैल्यू है दैट इज 20। सो 20 प्लस माइनस 3 सिग्मा जो है आपका किस रेंज के बराबर है दैट इज 12। तो हमने सिग्मा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे हमारा हाफ डाटा वैल्यूज लाइट आ रही है, लाइक यहाँ पे 20 से 26 के दरमियान जो वैल्यूज लाइट आ रही है डाटा एक्चुअली 6 और 6 वैल्यूज हमारी यहाँ पे लाइट आ रही है और टोटल रेंज हमारी 12 है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द सिग्मा जो है हमारे पास वी कैन से कि वो टू स्टैंडर्ड डेविएशन लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है हम कह सकते हैं कि वो 2 हो सकती है। हम एक एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ हिस्टोग्राम। तो इस तरह से हमारे पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा की सूरत में सब सब्जेक्टिव मेजर्स को यूज़ करते हुए किसी हद तक हम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर एक बिगेस्ट जो टास्क है डाटा कलेक्शन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कुछ सजेशन जो है वो मैं इस स्लाइड पे एक्सप्लेन करूँगा। लाइक डाटा कलेक्शन जो है एक बिगेस्ट टास्क है आपकी सिमुलेशन स्टडी के अंदर और ये आपके डाटा की कलेक्शन को जीरो कर सकता है, लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपका डाटा की कलेक्शन ठीक नहीं है आपकी डेफिनेटली आउटपुट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो भी ठीक नहीं आएंगे। So these are some suggestions that may enhance and facilitate in terms of data collection like plan ahead। आप स्टार्ट करें अपने प्लान को प्री ऑब्जर्विंग सेशंस परफॉर्म करें, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के ऊपर आप अपनी आई फोकस रखें और आप इस बेसिस पे अपने डाटा को कलेक्ट करें। देन आप एनालाइज करें डाटा एज इट इज़ बीइंग कलेक्टेड, लाइक आप डाटा की एडविकेसी को चेक करें। होमोजीनियस डाटा सेट्स को कंबाइन करें लाइक सक्सेसिव टाइम पीरियड्स के लिए और ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड ऑन सक्सेसिव डेज जो है आप अपने डाटा को चेक करें कलेक्ट करें। देन सेंसरिंग जो है आपके डाटा की उससे आपने बी अवेयर रहना है, लाइक द क्वांटिटी इज नॉट ऑब्जर्व इन इट्स इंटायरली लाइक डेंजर ऑफ द लिविंग आउट द लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम। सो अगर आप लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम को लीव कर देते हैं अपने डाटा की, डाटा की सेंसरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेशनशिप चेक करें अपने डाटा की, लाइक आप स्कैटर प्लॉट बिल्ड करें, आप देखेंगे कोई डाटा वैल्यूज जो है वो को रिलेटेड तो नहीं है, कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है वैल्यूज की। उस पर्पज़ के लिए आप ऑटो को रिलेशन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करें और कलेक्ट करें इनपुट डाटा नोट द परफॉर्मेंस डाटा। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनपुट का डाटा कलेक्ट करना है रादर देन आउटपुट का डाटा कलेक्ट करना है। लाइक मेरे पास जो टोटल नंबर आउट्स हुए हैं सिस्टम में लेट्स से वो 20 हैं ओवर द डे, लेट्स से 20 एंटिटीज मेरी सिस्टम से आउट होती हैं पर डे। दीज आर द एक्चुअली आवर परफॉर्मेंस मेजर्स कि हमारी कितनी एंटिटीज सिस्टम से पर डे आउट हो रही है। सो हमारे पास इनपुट का डाटा कलेक्ट करना है, हमने परफॉर्मेंस के डाटा को कलेक्ट नहीं करना। परफॉर्मेंस के डाटा को हम आउटपुट एनालिसिस की सूरत में यूज़ करेंगे। अभी हम इनपुट एनालिसिस इनपुट मॉडलिंग की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमने अपने सिमुलेशन की स्टडी को मॉडल करना है, रन करना है। So, in terms of availability of data, there are some necessary steps for fitting a theoretical distributions. Like step one is select a theoretical family of distribution, like hypothesize the families of distribution. So made selection based on some shape of histogram of the data and possibly other consideration like summary statistics, quantile summary and the Boss plot. इस सब्जेक्टिव लाइक आप अपने डाटा की
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर, क्वांटाइल समरी और गॉस क्लॉज की बेसिस पे हम कुछ किसी हद तक हाइपोथेसाइज कर सकते हैं हमारी फैमिलीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को. देन यूज using that data estimate the parameters of family like mean, variance, etc. And once you have choose the value for the parameter, this completely determines the specific members of the family. And then finally evaluate the fit of specific distribution to data using the goodness of fit test like graphical tools, tri-state goodness of fit test, Kolmogorov Smirnov test, Anderson Darling test, and so on. So सबसे पहले आप हाइपोथेसाइज करें अपनी फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को, देन उस डिस्ट्रीब्यूशन को जिसको आपने हाइपोथेसाइज किया उसकी बेसिस पे हम कुछ पैरामीटर्स जो हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन के वो फाइंड आउट करेंगे. लाइक अगर हमारे पास डाटा लेट से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे. अगर ट्राईएंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मोस्ट लाइकली जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे. एंड आफ्टर दैट हमने उसकी स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने हैं कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट की है एदर वो ट्रू हमारे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही. सो स्पेसिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन विद डाटा, और हम इस स्टेप को स्टार्ट करते हैं यूजिंग द हाइपोथेसाइज द फैमिलीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. So some distributions are actually characterized at least partially by function their true parameters. For example, in the following table on the next slide, a number of such functions and formulas that are actually used to estimate these functions from the IID data, let's say S1, S2 to up to Xn. So these estimates are actually called the summary or descriptive statistics, and the indication of whether they are applicable to continuous or discrete, and some comments about their interpretations or related to their usage. So समरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिफरेंट फंक्शन जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिस्ट डाउन किए गए हैं लाइक मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सैम्पल एस्टिमेट्स, मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस in the case of continuous data, Lax's ratio in the case of discrete data, and the skewness. तो यहाँ पे मेरे पास इन फंक्शंस के फार्मूलाज जो हैं वो गिवन है. इनकी बेसिस पे हम कंटिन्यूस और डिस्क्रीट जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की फैमिलीज हैं उसके लिए यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है. लाइक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करें फॉर आवर कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा, मीन, मीडियन एंड सो ऑन. लैटिस रेशियो जो है ये सिर्फ आपकी डिस्क्रीट डाटा के लिए होती है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो आपका कंटिन्यूस डाटा के लिए होता है. सो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इज द रफ एस्टिमेट ऑफ द रेंज. लाइक आपको एक रेंज का आइडिया हो जाएगा कि आपके डाटा की रेंज क्या है. अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना चाह रहे हैं तो आप मीन को फाइंड आउट करें, और अगर आप मेजर ऑफ सेंट्रल अल्टरनेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखना चाह रहे हैं तो आप मीडियन फाइंड आउट करें. वेरिएबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप वेरिएंस को देखते हैं, और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, अल्टरनेटिव मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को देखते हैं इन द केस ऑफ कंटिन्यूस डाटा. एंड इन द केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा हम लैटिस रेशियो फाइंड करते हैं, और सिमेट्रिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए हम स्क्यूनेस की वैल्यू जो है उसको देख रहे होते हैं. और ये हर एक वैल्यू जो है एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है जो कि हमारी आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे. So these functions actually might be used in some case to suggest the appropriate distribution family. इन functions की basis पे हम किसी हद तक appropriate कर सकते हैं, like hypothesize कर सकते हैं हमारी family of distribution को. For example, in the case of symmetric continuous distribution, for example normal distribution, जो मीन वैल्यू है दैट इज एम इज इक्वल टू द मीडियन. लाइक मीन एंड मीडियन जो है वो इक्वल होंगे फॉर द केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, as well as like if the estimate of hn and h cap 0.5 and are almost equal, like mean and median are almost equal, this is some indication that the underlying distribution may be symmetric. तो अगर आपकी मीन और मीडियन की वैल्यू इक्वल होगी और ये हमारा पॉइंट एस्टिमेट है
जिसको हम कैप के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू हमारी मीन वैल्यू के बराबर है, लाइक मीन एंड मीडियन जो है वो इक्वल है, सो वी कैन कंक्लूड दैट जो हमारी अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। सो द वन शुड कीप इन माइंड, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है, एट्स एन एंड एट्स कैप पॉइंट फाइव ऑफ एन आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है हमारे रैंडम वेरिएबल्स की, and their relationship actually does not necessarily provide the definite information about the true relationship between the mean and the median। तो ये हमारे पास मीन एंड मीडियन की एस्टिमेशन ऑब्जर्वेशन है रैंडम वेरिएबल्स की। इट डजेंट मीन these values are actually provide the necessary information related to the true relationship between the mean and median value। Okay, so for the case of discrete distribution, लैटिस रेशियो जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। सो हम क्या करेंगे, लेट्स से अगर मैं डाटा वैल्यू जो है मेरी लैटिस रेशियो की वो इक्वल टू 1 आती है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन होगी। एक्चुअली लैटिस रेशियो जो है वो हमारे पास इक्वल होती है वेरियंस ओवर मीन वैल्यू के। वेरियंस ओवर मीन जो है हमारे पास लैटिस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। सो फॉर द केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप देखें हमारे पास जो मीन और वेरियंस है, लाइक जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा अराइवल रेट होता है वो लैम्डा होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1। हाउ, हमारी मीन और वेरियंस की वैल्यू जो है वो बराबर होगी 1 के। कैसे, हमारी वेरियंस जो है वो लैम्डा होती है और मीन जो है वो भी लैम्डा होता है इन द केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू जब 1 आ जाएगी, सो अगर आपकी डाटा वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इन सम हो कि हमारी अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो है माइट भी वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो। फॉर द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट्स लैटिस रेशियो की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। हाउ, वी नो दैट द मीन of lattice in terms of binomial distribution is np and variance is np q। तो यहाँ पे हमारे पास जो q है that is actually equal to 1 minus p, और p is actually the probability distribution जिसकी 100% वैल्यू है लाइक 1 है। तो डेफिनेटली ये जो q है ये आपका 1 से स्मॉलर होगा इन द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड दैट कि हमारी अगर लैटिस रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है, माइट बी पॉसिबल कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, इन द केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी लैटिस रेशियो की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। हाउ, अगर हम इसी फार्मूले के अंदर लिखें वेरियंस, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वेरियंस होती है आर ओवर पी, और इसकी मीन वैल्यू जो होगी डेट इज आर क्यू ओवर पी स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास होगा आर पी इन टर्म्स ऑफ पी स्क्वायर ओवर आर क्यूब। ये p इस स्क्वायर से कट जाएगा, ये r इस r से कट गया, तो लैटिस रेशियो आ जाएगी हमारे पास p बाई क्यू। q जो है अगेन हमारे पास है 1 माइनस पी, ये वैल्यू स्मॉल होगी और अपर हमारे पास लार्जर है, तो लैटिस रेशियो हमेशा आपके पास ग्रेटर देन 1 होगी। सो वी कैन कंक्लूड दैट हमारी जो अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। So, according to these lattice ratio values, we can somehow conclude that our underlying distribution might be Poisson distribution if lattice ratio is equal to 1. If lattice ratio is greater than 1, then might be negative binomial distribution is the candidate distribution of our data. And if the lattice ratio is less than 1, then might be, in the case of binomial distribution, is the candidate distribution of our random variable of data. And note that geometric distribution is the special case of negative binomial distribution. As we know that geometric distribution is the number of binomial trial until the success occur.
while the narrative binomial distribution is the sum of RIID geometric random variables, means the time until the kth success uttered for the kth arrival is narrative binomial, and for first arrival is geometric distribution. For kth successive जो है kth arrival के लिए हम इसको narrative binomial distribution लेंगे, और अगर हम first arrival की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी. Okay, in the case of continuous type of data, coefficient of variance might be helpful for observing the candidate distribution. For example, if coefficient variance is equal to 1 or closer to 1, then we may conclude that our candidate distribution might be exponential distribution. अगर हमारी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू 1 या 1 के करीब होगी, सो वी कैन कंक्लूड दैट कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1 होगी. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, लाइक इन सम सिचुएशंस वी मे बी इंटरेस्टेड इन अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स that actually indicates how large the standard deviation is relative to the mean. So this measure is called the coefficient of variation and is usually expressed in percentages. So for the case of exponential distribution, we know that the standard deviation and mean value both are equal to 1. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन जो है इसका फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है वो इक्वल होते हैं, तो हमारी जो आंसर हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वो 1 हो रहा. फॉर गैमा एंड वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा व्हेन शेप पैरामीटर अल्फा इज लेस देन 1. अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 1 है और शेप पैरामीटर अल्फा इज इक्वल टू 1 है, सो ऑलरेडी एक्सप्लेन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, जो स्पेशल केस है आपका गैमा एंड वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का. अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू लेस देन 1 है विद शेप पैरामीटर ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर हम गैमा और वेबल डिस्ट्रीब्यूशन को कैंडिडेट कर सकते हैं. बट फॉर लोअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन which also have a similar shape of gamma and Weibull distribution, coefficient of variation can be any positive number. तो coefficient of variation जो है इस लोअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सूरत में कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है coefficient of variation की, then लोअर नॉर्मल may be the better choice for gamma and Weibull. We know that coefficient of variation like जो लोअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी पॉजिटिव होती है 0 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव नहीं होती लोअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो डेफिनेटली अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस देन 1 है तो लोअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगी. बट अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, आप जब फाइंड आउट कर रहे हो वैल्यूज़ को, अगर वो 1 है ग्रेटर देन 1 है तो हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप लोअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एज अ कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करें, एदर आप गैमा और वेबल को करें, बिकॉज ये बेहतर है एज कम्पेयर टू गैमा एंड वेबल इफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ग्रेटर देन 1. एंड फॉर रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइक यूनिफॉर्म, नॉर्मल, ट्राइएंगुलर एक्सेट्रा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नॉट हेल्पफुल. ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की. शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम स्क्यूनेस की बात करते हैं, लाइक दैट इज एक्चुअली द इंडिकेटर दैट इज यूज्ड टू in distribution analysis as a sign of symmetry and deviation from the normal distribution. अगर हमारी स्क्यूनेस की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, मीन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राइट स्क्यूड है, एंड मोस्ट वैल्यूज आर encountered on the left of the mean with extreme values to the right. लाइक ये हमारे पास राइट स्क्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मेरी स्क्यूनेस की वैल्यू लेस देन 1 है तो इट मीन्स कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेफ्ट स्क्यूड है, और इसकी वैल्यूज जो है वो लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द डाटा लाई कर रही है मोस्ट ऑफ द वैल्यूज, और कम फ्यू ऑफ द वैल्यूज जो है एक्सट्रीम वैल्यूज जो है आपकी लेफ्ट साइड पे लाई कर रही है. बिल्कुल इसका रिवर्स है.
और फॉर द केस ऑफ स्क्यूनेस इफ इट इज इक्वल टू जीरो, लाइक मीन इज इक्वल टू मीडियन, देन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हैं इस पर्पज के लिए। प्रोटोसिस, प्रोटोसिस एक्चुअली इंडिकेटर है आपके डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के अंदर, जो कि साइन ऑफ फ्लैटनिंग और पीकनेस को रिप्रेजेंट करता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक आपकी कर्व कितनी ज़्यादा फ्लैट है या कितनी ज़्यादा पीक है, लाइक दिस। इस तरह हमारी जो ये जो पीक वैल्यू जो हम है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का, इस पर्पज़ के लिए कर्टोसिस की वैल्यू जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। लाइक अगर कर्टोसिस की वैल्यू ग्रेटर देन 3 के है, मीन लेप्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है शेपर sharper than a normal distribution with values concentrated around the mean and thicker tails. This means high probability for extreme values. इसी तरह से अगर आपकी टॉर्सिस की वैल्यू लेस देन 3 है, तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होगी वो पैलोट्रेक्टेड होगी, और अगर टॉर्सिस इक्वल टू 3 है, मीन मेसोट्रॉटेड डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो सकती है। But actually kurtosis is not very useful for discriminating among the distribution. एक आपकी शेप की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हेल्पफुल तो है, लेकिन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्क्रिमिनेशन के लिए कर्टोसिस आपको ज़्यादा मीनिंगफुल इंसाइट जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। तो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन मीडियन मोड जो है वो इक्वल होंगे इन द केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। In the case of skewed distribution, mean is typically closest to the tail and median falls between the mean and mode. Like जो median है वो आपका fall करेगा between mode and mean value के, जो कि आपको right और left both skewed के अंदर same case है। So, अगर आपकी पॉजिटिव स्ट्यूड है तो मोड जो है वो ग्रेटर होगा मीडियन से, और मीडियन डेफिनेटली ग्रेटर होगा मीन से। अगर आपकी नेगेटिव स्ट्यूड है तो अगेन मोड ग्रेटर होगा मीडियन से, और मीडियन ग्रेटर होगा मीन से। तो मीन जो है वो लेफ्ट साइड पे लाई करता है इन द केस ऑफ नेगेटिव स्ट्यूड, एंड इन द केस ऑफ पॉजिटिव स्ट्यूड जो मीन है वो राइट साइड पे लाई करता है मीडियन के, यहाँ से राइट साइड पे और यहाँ से लेफ्ट साइड पे। देन नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट। इनको हम समरी ग्राफ भी कह सकते हैं, जो कि हमारी एक्चुअली जो डाटा पॉइंट्स हैं उनकी किसी शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट जो है, जिनको हम समरी ग्राफ भी कहते हैं, एक्चुअली शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा पॉइंट्स में, जो आपकी डाटा पॉइंट्स हैं उनकी बेसिस पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के लिए हम किसी हद तक हिस्टोग्राम जो है वो, और उसके साथ साथ हमारा जो बॉर्स एंड विस्टर्स प्लॉट है इसके साथ हम उसकी शेप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन लाइक सेंटर वेरिएशन एंड शेप डज द डाटा है। अगर आप अपने डाटा की शेप वेरिएशन और सेंटर को देखना चाह रहे हैं तो हम हिस्टोग्राम और बॉर्स प्लॉट से देख सकते हैं। मोर ओवर हम अपने डाटा की सिमेट्रिक और उसकी स्क्यूनेस, अदर इट इज राइट और लेफ्ट स्क्यूड, उसको चेक कर सकते हैं, और अगर आउटलायर्स हमारे डाटा में अवेलेबल है तो उसको हम चेक कर सकते हैं यूजिंग द बॉक्स प्लॉट एंड हिस्टोग्राम टू। इस पर्पज़ के लिए हम अपने हिस्टोग्राम को ड्रा करते हैं हमारे डाटा की शेप को देखने के लिए। सो यू शुड ऑलवेज प्लॉट आउट योर डाटा बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। मेरी सजेशन है कि आप अपने डाटा के हिस्टोग्राम के थ्रू प्लॉट करें, ताकि आप अपने डाटा की शेप को देख सकें। यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोग्राम शो किए हुए हैं। फर्स्ट वन जो है नॉट इनफ सेल, जो मेरा फर्स्ट हिस्टोग्राम है वो इनफ सेल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, और दिस वन इज एक्चुअली जस्ट राइट। So the important point or the fun fact is, if you take enough observation, the histogram will eventually coverage to the true distribution। अगर आपके पास इनफ डाटा वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज़ हैं, तो आपका हिस्टोग्राम जो है वो ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन को इवेंचुअली कन्वर्ज करेगा, रिप्रेजेंट करेगा।
बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो हिस्टोग्राम की बिन है वो आपने कैसे सिलेक्ट करनी है। अगर आप टर्म सेलेक्ट करेंगे तो आपका हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बिन सेलेक्ट कर लेंगे तो हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो जस्ट राइट हमें बिन का आइडिया कैसे होगा, इस पर्पज़ के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम इज यूजफुल इन डिटरमिन द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया। सो इन द केस ऑफ क्लास इंटरवल और जो बिन है उसके लिए हम क्या करें, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करें एंड द स्कैटर और डिस्पर्शन ऑफ डाटा जो है ये दे सकते हैं। जो हमारी क्लास इंटरवल है, जो हिस्टोग्राम के अंदर जो बिन है वो डिपेंड करती है हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर और स्कैटर और डिस्पर्शन ऑफ डाटा के ऊपर। सो हाइंस एक्चुअली सजेस्ट दैट the number of class interval approximately equal to the square root of the sample size often works well in practice. Let's say अगर मैंने 1000 डेटा वैल्यूज़ ऑब्जर्व की हैं तो मैं इसका सिंपल स्क्वायर रूट लूँगा और जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो मेरी क्लास इंटरवल को अप्रोक्सीमेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू हाइंस। सो इफ़ द इंटरवल्स आर टू वाइड, अगर आपका इंटरवल बहुत वाइड होगा तो हिस्टोग्राम की जो शेप है वो कुछ क्रॉस और ब्लॉटी टाइप होगी। अगर हिस्टोग्राम आपका नैरो होगा तो वो कुछ आपको रेड टाइप शेप जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, लाइक नॉट स्मूथ द डाटा फॉर एग्जाम्पल ऑफ रेड क्रॉस एंड अप्रोप्रिएट हिस्टोग्राम शोन इन द फिगर। तो ये हमारे पास नॉट इनफ सेल्स हैं, लाइक फॉर क्रॉस एंड ब्लॉटी आपके इंटरवल आपने बहुत कम सेलेक्ट किया। इन दिस केस रेड टाइप ऑफ हिस्टोग्राम आपने जो ऑब्जर्वेशन है वो उनकी बेसिस पे जो आपने बीन्स डिफाइन की हैं वो बहुत ज़्यादा करती हैं और ये आपके पास एक जस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन है फॉर बिन। So for continuous data correspond to the probability density function of theoretical distribution and for discrete probability mass function. So if the data points are available, combine the adjacent cell to eliminate the red appearance of the histogram. अगर आपके पास कम डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं आप अपने adjacent सेल को कंबाइन कर सकते हैं to eliminate the red appearance of the histogram. There are some guidelines for constructing a histogram like determine, एक तो हाइंस के मुताबिक आप बीन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स सम अदर गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं फॉर हिस्टोग्राम डेवलपमेंट, लाइक डिटरमाइन द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स इन द डाटा सेट एंड वी कॉल दिस नंबर एज एन। लेट्स से कि मैंने 1000 ऑब्जर्वेशन जो है वो मेजर की है। देन डिटरमाइन द रेंज वैल्यूज ऑफ द डाटा सेट। अब आप रेंज जो है वो कैलकुलेट करें, सिंपली मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू के साथ आप रेंज जो है वो निकाल सकते हैं। देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस, और नंबर ऑफ क्लासेस को डिटरमाइन करने के लिए कोई सेट रूल नहीं है, बट देर आर सम रूल ऑफ थंब दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग द क्लास इंटरवल, लाइक इफ number of classes is equal to 1 plus 3.322 natural load of base 10 with n जो है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और इट्स आल्सो इक्वल टू 1 प्लस लोड ऑफ 2 लाइक बेस 2 और इन n वैल्यूज़। तो ये बहुत फार्मूला जो है आपके यूज़ किए जा सकते हैं नंबर ऑफ क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों के अगेंस्ट आंसर जो है आपको सेम मिलेगा। मोर ओवर आप अपनी डाटा वैल्यूज़ की बेसिस पे भी रेंज ऑफ क्लासेस जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक अगर आपकी डाटा वैल्यू लेस देन 50 है तो आपका क्लास इंटरवल 5 to 7 के दरमियान होना चाहिए। अगर आपकी डाटा वैल्यूज़ 50 to 99 है तो आपकी क्लास इंटरवल जो है वो 6 to 10 होना चाहिए। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो 100 to 250 हैं तो आप 7 से 12 इंटरवल जो है वो बना सकते हैं और अगर मोर देन 250 हैं तो आप 10 to 20 इंटरवल जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। एंड दिस वैल्यू और इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली केम्स फ्रॉम द गोल टेबल, लाइक गोल्स 88 के अंदर ये गोल 88 जो है रेफरेंस वैल्यू है इस टेबल की। So after that determine the class width by
डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लास के एंड राउंड इट अप। तो जो आपकी रेंज आपने कैलकुलेट की थी, आपने डिवाइड कर देना है रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस के साथ। तो आपके पास जो बिन है उसको राउंड आउट करके आपके पास बिन वैल्यू जो है हिस्टोग्राम की शो हो जाएगी, आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है व्हीकल अराइवल एग्जांपल की। फॉर द डिस्क्रीट केस हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो अराइव कर रही हैं एट एन इंटरसेक्शन बिटवीन 7 AM एंड 5 AM। लाइक 5 मिनट्स के लिए हमने नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट किया है और हमारे पास टोटल जो मोनिटर्ड रैंडम सैंपल्स हैं पर डे के लिए वो 100 है। तो अराइवल्स पर पीरियड जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे ये 3 टाइप ऑफ हिस्टोग्राम शो किए गए हैं, लाइक फॉर रेड डाटा, फॉर कोर्स डाटा एंड फॉर अप्रोप्रिएट डाटा। दिस वन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ डाटा सेट एंड दीज आर नॉट। यहाँ पे नॉट इनफ सेल्स हैं और यहाँ पे आपकी बीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा सैम्पल डाटा जो है इंटरवल साइज हमने अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है। तो there are ample data so the histogram may have a cell for each possible values in the data range। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा डाटा था इसको जब हमने इन 3 डिफरेंट हिस्टोग्राम के अंदर बीन्स के ऊपर बनाया तो हमारे पास शेप किस तरह से आ रही है। तो ये हमारे पास शेप जो है वो अप्रोप्रिएट शेप है फॉर हिस्टोग्राम। सो यू कैन सी कि जो एक ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है हिस्टोग्राम का, उसकी बीन सिलेक्शन है, जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड रूल अवेलेबल नहीं है लेकिन कुछ थंब रूल्स अवेलेबल हैं जिसको यूज़ करते हुए आप बीन्स को स्पेसिफाई करते हैं। ये एक ड्रॉबैक है हिस्टोग्राम का, लेकिन हम नॉर्मली अपने डाटा का सबसे पहले हिस्टोग्राम ही ड्रा करते हैं ताकि हम किसी हद तक अपनी शेप जो है हिस्टोग्राम की वो फाइंड आउट कर सकें। तो ये मेरे पास हिस्टोग्राम है मेरी डाटा वैल्यूज़ का जो हमने फाइंड आउट की थी, लाइक ऑब्जर्व की थी। एक और हम एग्जांपल करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस डाटा की। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सिमुलेशन मॉडल जो हम डेवलप कर रहे हैं वो ड्राइव अप बैंकिंग फैसिलिटी है और इसके लिए हमने अराइवल का पैटर्न जो है कार्स का वो उसका डाटा कलेक्ट किया है ओवर अ फिक्स 90 मिनट्स इंटरवल। हमने 90 मिनट्स के लिए 220 कार्स जो अराइव हुई थी उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो है दैट इज़ 219 इंटरवल टाइम। लाइक हमें इंटरवल टाइम चाहिए था। इंटरवल टाइम इज एक्चुअली द difference between the two consecutive events like 8 एंटिटी लाइक के और सेकंड एंटिटी के दरमियान का जो टाइम है वो हमारा इंटरवल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से ये मेरी एंटिटी 1 है, ये मेरी एंटिटी 2 है, तो जो डिफरेंस होगा E2 माइनस E1 का वो मेरा इंटरवल टाइम होगा। तो इस तरह से मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे अराइवल के इंटरवल टाइम के लिए वो 219 होंगे फॉर 220 कार्स अराइव। तो इसको जब हमने ड्रा करेंगे, अभी मैं इसको एक्सेल के अंदर आपको ये ड्रा करके भी दिखाऊंगा। तो ये मेरे पास डाटा वैल्यूज़ हैं इंटरवल टाइम्स की। तो हमने समरी स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले निकाली और समरी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जब हमने देखा तो इसकी मीन, मीडियन और मोड वैल्यू जो है वो देखें आपकी इक्वल नहीं है, करीब करीब नहीं है। लाइक मीन इज़ 0.3, मीडियन इज़ 0.2 एंड मोड इज़ 0.5। तो यू कैन सी कि मेरा मीन जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे लाई कर रहा है, लेट्स से 0.3। मीडियन जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये मेरा मीडियन है, ये मेरा मीन है और ये मेरा मोड है। तो यू कैन सी कि मेरी जो शेप है वो तो स्क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और मोर ओवर ऑफ स्क्यूनेस के अंदर इसकी वैल्यू देखें मोर ग्रेटर देन 1 है। सो वी कैन से कि हमारी जो कर्व है वो राइट स्क्यूड हो सकती है अकॉर्डिंग टू समरी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू। हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं। लाइक फॉर कंटिन्यूस डाटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मेरे पास मीन है। जब हम इसको डिवाइड किया तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ गई 0.95 जो कि हमारी इक्वल टू 1 है। और अगर वैल्यू इक्वल टू 1 हो या 1 हो तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एस कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन है माइट भी पॉसिबल कि वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, हम हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ
डाटा वैल्यूज़ के माइट भी पॉसिबल कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और समरी स्टैटिस्टिक्स भी हमने फाइंड आउट किया कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट स्क्यूड है, वो नॉर्मल नहीं है। देन फ्रॉम द बॉर्स प्लॉट आप फर्दर देख सकते हैं कि हमारी जो ये लेट्स से मेरे पास बॉर्स प्लॉट है, तो बॉर्स प्लॉट के अंदर आप देखें क्वांटाइल 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है .1 को, और Q2 जो है वो एक्चुअली मीडियन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q3 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाइक 0.54 जो है यहाँ पे लाइक 75% तक चांस है कि जो हमारा इंटरवल टाइम की वैल्यूज़ हैं डाटा की वो 0.5 जो है वो है या उससे कम है। इसी तरह से यू कैन से 25% ऑफ डाटा ऐसा है जिसकी इंटरवल टाइम जो है वो इससे ज़्यादा हो रहा। और अगर आप लाइक ये जो मेरे पास पोर्शन है वो 25% है, तो यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 75% है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइल प्लॉट। और इंटर क्वांटाइल रेंज जो है वो हमारी इस Q3 माइनस Q1 के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्वांटाइल में देखें ये मेरा मीडियन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा फर्स्ट क्वांटाइल है, ये मेरा थर्ड क्वांटाइल है, और ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स प्लॉट, और ये मेरा सॉरी ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरे पास आउटलाइज है। सो फॉर सिंगल वेरिएबल ऑफ डाटा के लिए हिस्टोग्राम जो है वो बेटर है, बट फॉर मोर देन वन डाटा सेट हम बॉट्स प्लॉट यूज़ करते हैं फॉर बेटर। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो आप बॉट्स प्लॉट जो है वो बेटर है, जो कि आपको एक्चुअली 5 पॉइंट समरी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसको हम 5 नंबर समरी प्लॉट भी कहते हैं बॉट्स प्लॉट को। और हिस्टोग्राम जो है वो आपका सिंगल डाटा वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। और जो इंटर क्वार्टाइल आपकी रेंज है दैट इज Q3 माइनस Q1, इससे आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ रही है। तो अगर आप Q1 वैल्यू को फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करें लाइक -1.5, लाइक Q1 माइनस 1.5 IQR, ये आपके पास मिनिमम वैल्यू के लिए यूज़ किया जाएगा फार्मूला। फॉर द केस ऑफ मैक्सिमम आपका ये क्वार्टाइल जो है प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे Q3 होगा। दोज पॉइंट्स which actually lies outside of these range value इसको हम outliers कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिफरेंट क्वांटाइज की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट किया। लाइक हम ये इसमें कह रहे हैं कि लाइक 25% तक ये मेरे पास 25 है, फिर ये 25 है, तो टोटल 100% हो गया। तो वी कैन से कि 25% ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनकी इंटरवल टाइम जो है वो 0.1 मिनट से कम है या 0.1 मिनट है, और 75% हमारी इंटर अराइवल टाइम की वैल्यू जो है वो 0.54 मिनट्स है या उससे कम है। और वी कैन से इन अदर वर्ड्स 25% वो इंटर अराइवल टाइम्स की वैल्यू जो है वो 0.54 से ज़्यादा है, जो आपकी डाटा वैल्यू इस रेंज में लाई करेंगी। हम इसको आप एक्सेल के अंदर ड्रा करते हैं और देखते हैं कि हम हिस्टोग्राम कैसे ड्रा कर सकते हैं और किस तरह से हम इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक्सेल की फाइल जो है वो ओपन कर ली है, और ये मेरे पास जो है इंटर अराइवल का डाटा है जो कि 220 ऑब्जर्वेशंस के लिए हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ तक 219 हमारे पास इंटर अराइवल के टाइम है और हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो 220 थी। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। आप सिंपल अपने डाटा के टैब पे जाएं और डाटा एनालिसिस पे आपने क्लिक करना है। इन केस अगर आपके पास डाटा एनालिसिस यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप किसी भी इस रिबन के मेन्यू पे राइट क्लिक करें और कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करें, और अंडर द कस्टमाइज रिबन आपने एडिंग्स पे जाना है, और एडिंग्स के अंदर आपने यहाँ से एक्सेल एडिंग्स और गो पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये एडिंग्स की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने एनालिसिस टूल पैड पे चेक करके ओके कर देंगे तो डाटा एनालिसिस जो है टैब यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी, और मुझे यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है ये रिक्वायर्ड है, और इसको मैं ओके करूँगा। और अब मुझे इनपुट रेंज स्पेसिफाई करनी है जिसकी मुझे
समरी स्टैटिस्टिक्स जो है एक्चुअली वो कैलकुलेट करनी है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपनी इन रेंज वैल्यूज़ को कलेक्ट कर लूँगा। देन इस बटन पे क्लिक करूँगा और मुझे आउटपुट रेंज के लिए वो लोकेशन या सेल बताना है जहाँ पे मुझे इसकी आउटपुट चाहिए, और अदर वर्ड आप किसी अदर शीट पे या न्यू वर्कबुक पे भी देख सकते हैं। मुझे समरी स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है, इसको चेक कर देता हूँ और इसे ओके करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास मीन और मीडियन, स्टैंडर्ड एरर, ये सब स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसमें काउंट नहीं होगा। इस पर्पज़ के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दें मीन के साथ, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 0.95। और अगर आपने हिस्टोग्राम ड्रा करना है तो हिस्टोग्राम के लिए हमें पहले तो क्लास इंटरवल जो है वो फाइंड आउट करना है के। हमने फार्मूला पढ़ा था 1 + 3.222 टाइम्स लोड बेस 10 टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन। तो 219 हमारे पास एन वैल्यूज़ हैं, और इसको जब हमने मतलब एक्सेल के अंदर टाइप करके सोल्व किया तो हमारे पास डाटा वैल्यूज़ आ रही हैं फॉर नंबर ऑफ क्लास के इज़ 8.77। और अगर आप सेकंड वाला फार्मूला भी यूज़ करें तो तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। तो क्लास इंटरवल जो है हमने इसको राउंड ऑफ किया तो ये 9 आ गया। नंबर ऑफ क्लासेस आ रही, तो क्लास इंटरवल जो बिन है वो हम कैसे बनाएंगे। क्लास इंटरवल की वैल्यू के लिए हमने कहा था कि के को डिवाइड करना है, लाइक जो आपकी रेंज वैल्यू है इसको आपने डिवाइड कर देना है इस के साथ, नंबर ऑफ क्लासेस से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और नंबर ऑफ बीन्स कैसे बनेगी, फर्स्ट बीन आपके पास एज इट इज़ होगी, सेकंड बीन के लिए आपने फर्स्ट बीन के अंदर प्लस कर देना 0.217, और ये आपने प्रोसेस कंटिन्यू रखना है अनटिल आपके पास 9 बीन्स जो हैं वो ना बन जाए। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल जो बीन्स हैं वो यहाँ पे बन जाएंगे। नंबर ऑफ क्लासेस आ रही, और 9 बीन्स हो रही या 10 हो रही, ये डिपेंड करेंगी आपकी डाटा वैल्यूज़ के अंदर जो इसके अंदर लाई करेंगी। तो यहाँ पे मेरे पास 10 नंबर ऑफ बीन्स जो हैं वो बनी है मेरी इन डाटा वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, बीन्स बन ली। अब हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है, और हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए हम अगेन डाटा पे जाएंगे और डाटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं हिस्टोग्राम पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में सबसे पहले मुझे इनपुट रेंज जो है वो स्पेसिफाई करनी है, और इनपुट रेंज के लिए मेरी जो 219 ऑब्जर्वेशन है मैं इनको सेलेक्ट करूँगा लाइक दिस, ओके करेंगे। और देन बिन रेंज के लिए मुझे स्पेसिफाई करनी है जो हमने अभी बिन रेंज डेवलप की है, दिस वन। देन मुझे अगर लेबल रिक्वायर्ड है तो आप लेबल ऐड कर सकते हैं, और आउटपुट रेंज जहाँ पे आपने ग्राफ बनाना है, और इसको भी मैं इसी शीट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मुझे चार्ट आउटपुट चाहिए, और कम्युलेटिव परसेंटेज अगर चाहिए या परीटो चाहिए तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ यहाँ पे चार्ट आउटपुट सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसे ओके करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा हिस्टोग्राम जो है वो बन चुका है, और उसके साथ साथ यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ भी आ रही, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ होती, तो ये मेरे पास हिस्टोग्राम आ रही। फर्दर अगर आप इस पे राइट क्लिक करें और फॉर्मेट डाटा सीरीज पे जाएं, यहाँ से आप इन वैल्यूज़ को इस तरह से कर सकते हैं कंट्रोल। तो ये मेरे पास सॉर्ट ऑफ राइट स्क्यूड जो है डिस्ट्रीब्यूशन मानी है, लाइक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी द केस। मोर ओवर अगर आप सेकंड 219 ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो 7 है, और उसकी बेसिस पे भी आप हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। जो हमने स्टडी किया था गाइडलाइन, उसके अंदर सेकंड स्टेप था आप जितनी डाटा वैल्यूज़ हैं अगर वो जिस क्लास में इस रेंज में लाई कर रही हैं डाटा वैल्यू, तो उसकी बेसिस पे आप क्लास इंटरवल जो है नंबर ऑफ क्लासेस जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसी की तरह हमने क्लास इंटरवल के लिए रेंज को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्लासेस से, और फिर हम 1 बाय 1 बिन को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इन द केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा सेट हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स जो डिमांडिंग है इन अ वीक
from an inventory over a 3-year period arrange in the increasing order। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज है डाटा वैल्यूज़ जो कि मेरी इस एक्सेल की शीट में शो हो रही हैं। यहाँ पे हमने इनको सॉर्ट किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये सब मेरी आइटम जो हैं डिमांड इन अ वीक उसकी वैल्यूज़ हैं। सो अगेन सेम प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम समरी स्टैटिस्टिक्स और हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। तो मेरे पास जो समरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर लैक्सिस रेशो की वैल्यू है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टेड है, तो लैक्सिस रेशो मेरे पास जो आ रही है डेट इज़ 2.795 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो वी कैन से और कंक्लूड डैट कि हमारी जो ये अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। ये मेरे पास मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्क्यूनेस वो जो हमने टेबल स्टार्ट में कवर किया था डिफरेंट फंक्शंस के लिए, उसकी बेसिस से हमने ये मीन, मीडियन, वेरिएंस, ट्यूनेस, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया और देन हमने हिस्टोग्राम जो है इसका ड्रा किया। ओके, तो हिस्टोग्राम के बाद हमारे पास एक और ग्राफ आप कह सकते हैं लाइक साइड वाइज हिस्टोग्राम हमारे पास है स्टेम एंड लीव डायग्राम या स्टेम एंड लीव प्लॉट, जो कि अगेन आपके डाटा की शेप और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जा सकता है लाइक दिस। इसमें क्या है कि मेरे पास मैंने जो ऑब्जर्वेशंस मैयर की थी उन सबको मैं तो पहले सॉर्ट कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 100 लाइक मेरे पास मेरे डाटा वैल्यूज़ में 100 की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स आई है। लाइक 100 इसको हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को इसके साथ पढ़ेंगे 100, फिर इसके साथ 100 और फिर 100। और ये मेरे पास 99, 99, 98, 97, 96, 94, 94, 92, 92, 91, 91, 90। तो ये वैल्यूज़ को हम इस तरह से प्लॉट करेंगे। सेकंड वैल्यू यहाँ पे आ रही है और फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही है। इस तरह से ये आपकी शेप जो है यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द स्टेम एंड लीफ प्लॉट भी आप किसी हद तक देख सकते हैं। ओके, जस्ट टू रिव्यू और रीकैप विच डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक हम स्टार्ट कहाँ से करें अपने डाटा को। हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, कंटिन्यूस है, यूनिवेरिएट है या मल्टीवेरिएट है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ हाइट एंड वेट्स अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं। हाउ मच डाटा अवेलेबल, कितनी डाटा की अवेलेबिलिटी है आपके पास। क्या कोई एक्सपर्ट्स आपके नियर अबाउट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि आपको नेचर ऑफ डाटा को बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सके, आपको इंफॉर्मेशन दे सके। एंड व्हाट इफ़ यू डोंट हैव मच एनी काइंड ऑफ डाटा, कैन यू एटलीस्ट गेस एट अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इन केस आपके पास डाटा वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है तो क्या आप डाटा को की डिस्ट्रीब्यूशन को गेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सब्जेक्टिव मेजर्स और नॉट। So a family of distribution is selected based on the following 2 points like context of input variable and shape of histogram। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन की फैमिली जो है वो सिलेक्ट करते हैं बेसिस ऑन द इनपुट वेरिएबल्स और द शेप ऑफ हिस्टोग्राम। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर जो बैंड्स की अगर हम एग्जांपल लें और मेरे पास इंटर अराइवल जो कस्टमर्स आ रहे हैं, तो मेरा रैंडम जो इनपुट वेरिएबल है कस्टमर का जो अराइवल है इंटर अराइवल टाइम, वी मे कंक्लूड दैट कि वो नॉर्मली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। वी डोंट नो व्हेन द नेक्स्ट इवेंट एक्चुअली अटर्स। माइट बी पॉसिबल फर्स्ट कस्टमर इस टाइम स्लॉट पे आए, माइट बी पॉसिबल कि पूरी कंप्लीट डे में कोई कस्टमर ना आए और एट द एंड ऑफ द टाइम यहाँ पे आपके पास 100 कस्टमर एट अ टाइम आ जाए। तो इस तरह की हमारे जो वेरिएबल है इनपुट वेरिएबल है जो उसकी बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो हिस्टोग्राम की शेप है उसकी बेसिस पे हम फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन frequently encountered the distribution like जो easy to understand है, जो easy to analyze and are the exponential, normal, Poisson distribution etc. बट बीटा, गैमा एंड वेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमें मेजर करना, इसको इसकी शेप को अंडरस्टैंड करना आर मच हार्डर टू एनालाइज एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। So we have already covered the discrete and continuous distribution in details in previous lectures, but
यहाँ पे जस्ट टू रीकैप आपको एक समरी जो है यहाँ पे बताई जा रही है, सो डैट जब हमारे डिफरेंट पॉइंट एस्टिमेशन और डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे पॉइंट एस्टिमेशन के, सो डैट के आपके माइंड में हो कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है और उनका क्या डिफरेंस है। So Bernoulli distribution is actually related to the success of probabilities. Like number, अगर आप नंबर ऑफ सक्सेसेस की बात करेंगे इन बर्नौली प्रोसेस तो आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर चिप्स फाउंड इन अ लॉट ऑफ n चिप्स। In geometric distribution, the number of Bernoulli trial until the first success occurred, वो हमारे पास geometric distribution है। In case of narrative binomial, until the kth success occur, हमारे पास narrative binomial distribution है। For example, the number of computer chips that we must inspect to find the 4 defective chips. In the case of Poisson, we actually count the number of arrivals over time. For example, the number of customers that arrive to store during the 1 hour period and the number of defects found in the 30 square meters of sheet metal. एंड इन द केस अगर आपके पास जो डाटा वैल्यूज़ हैं वो आपकी हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी थोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी थोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाइन आउट आ रहा हो, तो वी में ऑब्जर्व कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसको हम थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे। ऑफ्टन यूज व्हेन नो थोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सीम्स अप्रोप्रिएट, देन हम डिस्क्रीट एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको सिलेक्ट करते हैं और विच इज़ एक्चुअली परफेक्टली लीगल टू यूज़। एंड फॉर द केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक अगर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक नॉट मच नो अबाउट द डाटा एक्सेप्ट मे बी मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज की सूरत में वी मे कंक्लूड कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म हो सकती है। In the case of triangular distribution, we actually know the minimum and maximum value, but also the most likely value. Like let's say कि hair cutting का हमारे पास एक process है और we know कि minimum time hair cutting में 10 minutes है और maximum hair cutting का time जो है 20 minutes है, but most likely जो hair cutting पे time spend होता है that is 15 minutes. So हम उसको might भी कह सकते हैं कि वो triangular distribution है। Exponential distribution for the case of inter-arrival time from a Poisson process. Normal distribution like अगर आपका मॉडल जो आपका डाटा है लाइक हाइट्स वेट्स IQ सैम्पल मीन्स के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर बाउंडिंग टाइप ऑफ डाटा, अगर आपका डाटा जो है बाउंडिंग रेंज में लाइक आ रहा है तो उस सूरत में आपके पास बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है माइट बी द गुड वन। फॉर गैमा वेबुल ग्राम्बल लोड नॉर्मल रिलायबिलिटी की डाटा सेट की वैल्यू के लिए हम इन डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन अगर हमारी जो डाटा वैल्यूज़ हैं वो इन कंटिन्यूस थोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लाई नहीं करेगा, सो वी मे कंक्लूड कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एम्पिरिकल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। जब भी आप डाउट में हो रिलेटेड टू theoretical candidate distribution, you can select the empirical continuous empirical distribution. So the game plan is remember the physical characteristics of the processes and is the process naturally discrete or continuous values and is it bounding. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके प्रोसेस की उसको आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्रोसेस है वो डिस्क्रीट इन नेचर है और कंटिन्यूस इन नेचर है और क्या वो बाउंडेड डाटा उसमें लाई करता है या नहीं करता। एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज नो ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी stochastic इनपुट प्रोसेस। सो our goal is to obtain a good approximation कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करें वो हमारी उस डाटा को उस प्रोसेस की डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करे। सो वी आर एक्चुअली approximizing the things. So choose a reasonable distribution and then test to see if it's not too ridiculous. For example, आपका जो hypothesize डाटा वैल्यूज़ हैं आप कह रहे हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन डाटा शुड fall approximately a straight line when you do a draft इट ऑन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट। जब आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट के अगेंस्ट ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपकी डाटा वैल्यूज़ को अब स्ट्रेट लाइंस में फॉल करना ज़रूरी है,
अगर आप ये ऑब्जर्वेशन या हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं कि आपका डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट शुड आल्सो पास द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी। सो जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर रहे हैं या अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं वो उस डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे, लाइक अगर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू 1 और नियर टू 1 होनी चाहिए। अगर हमारा अप्रोक्सीमेशन जो है डाटा की वो ये है कि वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक कि हमारा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है नॉर्मेलिटी का वो पास होना चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हम इसी प्लान के मुताबिक ही अब आगे मूव करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पैरामीटर एस्टिमेशन और एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स या पॉइंट एस्टिमेशन की बात करेंगे। थैंक यू।